So, hi guys, what's up and welcome back to your YouTube channel Gravity Circle और बाजीगर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड हम लोग क्लास 11th का बाजीगर सीरीज के अंदर नीट लेवल का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। एंड हम लोग पहले दो चैप्टर यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं और आज के लेक्चर से वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। नीट के लिए एक ऐसा चैप्टर जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। तो गाइज आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। एंड लेक्चर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, गाइज हम लोगों का वेबसाइट गुड न्यूज www.gravitycircle.in लाइव हो चुका है एंड आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप ग्रेविटी सर्कल डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए एक बैच चल रहा है जिसका नाम है संकल्प, जो कि क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है। एंड एक बैच चल रहा है जिसका नाम है संपूर्ण, जो कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। एंड गाइस ये दोनों ही बैचेस आप लोगों के लाइव रहते हैं, तो आप लोग इन बैचेस के अंदर अभी जाकर एनरोल कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट पर या हमारी ऐप पर मिलेंगे मेरे द्वारा बनाए जाने वाले ये सारे हैंड रिटन नोट्स एंड कुछ हैंड रिटन नोट्स जो हमारे टॉपर्स ने बनाए हैं, जो कि आज बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो आई होप आप लोगों को उनके नोट्स से फायदा मिलेगा एंड इसी चीज के लिए हमने बनाई है ग्रेविटी सर्कल ऐप और हमारी वेबसाइट। तो मुझसे लाइव पढ़ने के लिए एंड अपना 11th एंड 12th का सिलेबस प्रॉपर तरीके से मेरे साथ बैठकर अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करके मेरे नोट्स वगैरह लेकर अगर आप कवर करना चाहते हो तो संकल्प एंड संपूर्ण बैच इज ऑल फॉर यू। चलिए तो दैट्स इट। अब हम लोग हमारा चैप्टर यहां पर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हमारे चैप्टर का इंट्रो, यानी क्या है केमिकल बॉन्डिंग, क्यों आती है केमिकल बॉन्डिंग, किस चीज के लिए हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ते हैं। दैट वी ऑल आर गोइंग टू स्टार्ट। तो लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। देखो बट आप सभी लोग जानते हो कि इस दुनिया में कोई भी चीज इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे दैट ऑल द सब्सटेंसेस have molecules, all the substances have molecules as their smallest stable entity। इसका मतलब यह है कि इवन दो दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है, अकेला एटम कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस दुनिया में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर की अगर आप बात करोगे तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि इस दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है तो आप बोलोगे एटम, लेकिन सबसे छोटी स्टेबल चीज क्या है तो वो आप बोलोगे मॉलिक्यूल। यानी इस दुनिया में एटम को एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बनाना पड़ता है मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम यहां पर बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो बेटा वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ एटम्स। ये आपके एटम्स का ग्रुप होते हैं। और मॉलिक्यूल को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो मॉलिक्यूल देखो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। यहां पर अगर हम मॉलिक्यूल के क्लासिफिकेशन को करने के लिए जाएं तो मुझे यहां पर जो मॉलिक्यूल है ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग टाइप का दिखाई पड़ सकता है। जिसमें जो सबसे पहला टाइप मॉलिक्यूल का आएगा वो आएगा होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक। तो दूसरा आएगा होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक। तो तीसरा आएगा हेटेरोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर डायएटॉमिक। और चौथा आ जाएगा हेटेरोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक। तो कुछ इस तरीके के आपके पास में मॉलिक्यूल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, 4 तरीके के। अब अगर इन चारों को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूं तो बेटा यहां पर ये होमो का मतलब होता है सेम, न्यूक्लियर मतलब जिनका न्यूक्लियस सेम। अब आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं
और अगर किसी दो एटम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर किन्हीं दो एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम, और एटॉमिक नंबर तो हमारा फिंगरप्रिंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आईडी है, पासपोर्ट है। अगर दो का एटॉमिक नंबर सेम है मतलब वो दोनों सेम है। तो यहां पर आप न्यूक्लियर का मतलब समझेंगे एटम, यानी जिसमें सेम टाइप के एटम हो। और यहां पर एटम कितने हैं? डाई, डाई मतलब टू, यानी कि दो एटम्स होंगे, दोनों के दोनों सेम टाइप के होंगे। जब दो सेम टाइप के एटम कंबाइन करेंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कहलाएगा होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहां पर आप लोग बोलेंगे दैट देयर आर टू एटम्स ऑफ सेम टाइप, टू एटम्स ऑफ सेम टाइप। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल आएगा H2O2 Cl2 F2 Br2 I2, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब अगला टॉपिक देखो आप, होमोन्यूक्लियर पॉली, पॉली मतलब मैनी, मतलब यहां पर मोर देन टू एटम्स, यानी यहां पर मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम टाइप, ऑफ सेम टाइप। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लाइक P4 फॉस्फोरस, S8 सल्फर या O3 ओजोन। इसके अंदर आप देखो दो से ज्यादा टाइप के एटम है लेकिन सारे के सारे सेम है। अब हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक की तरफ से, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, न्यूक्लियर मतलब एटम, मतलब यहां पर जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन एटम ही कितने यहां पर? डाई मतलब टू। तो यहां पर हम बोलेंगे कि यहां पर टू एटम्स होंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, टू एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, टू एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, NaCl, KCl। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए हेट्रोन्यूक्लियर टाइप के बट डायटोमिक, मतलब दो एटम डिफरेंट टाइप के। यहां पर चौथा हो जाएगा हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब मैनी, मतलब यहां पर मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अब यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे H2SO4 लिख दो, बहुत सारे एटम है और तीन डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। या KMNO4, यहां पर भी आपको बहुत सारे एटम दिख रहे हैं, एक पोटेशियम, एक मैग्नीज और चार ऑक्सीजन। ग्लूकोज C6H12O6, तो यहां पर तीन अलग अलग टाइप के एटम है, वो भी बहुत सारे टाइप के। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल और सारे टाइप हो गए। अब यहां पर सवाल ये आता है कि हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने किसी भी तरीके के फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा जो इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए काम में आता है और जो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर आपको केवल एटम और एटम के फॉर्मेशन के बारे में बताता है, लेकिन वहां पर आपने कभी भी यह नहीं सीखा होगा कि दो एटम क्यों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दो एटम के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिनकी वजह से वो जुड़कर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, क्यों इस दुनिया में सारे एटम्स मॉलिक्यूल बनाकर रहना चाहते हैं, लेकिन वहीं आप जानते हो कि क्यों बहुत सारी नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो गैसेस होती हैं ये अकेले एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां पर आपके पास में एक सवाल आ गया कि अगर नोबल गैस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं? हाइड्रोजन H2 फॉर्म में क्यों? सोडियम, मेटल के अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम जुड़कर एक बड़ा मेटल क्यों बनाते हैं? क्यों फॉस्फोरस के अंदर चार एटम है? क्यों कार्बन CH4 बनाता है, C6H12O6 बनाता है? कार्बन अकेला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता एक सिंगल एटम के फॉर्म में? और क्यों नोबल गैस सिंगल एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है? तो ये सारे जवाब हमको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो क्या आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? चलिए, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ठीक से समझ लेने के बाद हम लोग यहां पर देखेंगे एक वर्ड जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग ही मेरे प्यारे बच्चों वो इसेंशियल एनर्जी है जो कि अलग अलग एटम्स को एक दूसरे के साथ में जोड़कर रखती है ताकि वो एक केमिकल कंपाउंड बना सके। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल NaCl, नमक, नमक के अंदर एक आपका सोडियम है, दूसरा आपका कौन हो गया?
दूसरा आपका क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन और सोडियम को जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? एक ऐसा एनर्जी जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट द एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग वो एसेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है होल्ड करने के लिए डिफरेंट एटम्स को एक साथ, ताकि वो केमिकल कंपाउंड बना सके। अब केमिकल बॉन्डिंग से होता क्या है? ये जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, यानी ये जो दो अलग अलग एटम के बीच में जो एनर्जी काम करती है, जो इन दोनों को बांध के रखती है, एक्चुअली वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। किसको? वो एटम्स को। क्योंकि अभी एटम्स अगर अकेले हैं तो वो अकेले एटम्स को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, अभी तो वो किसी के सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, वो बोलते हैं ना अकेला इंसान टूट जाएगा, ग्रुप में रहना चाहिए। तो यहां पर एटम के साथ में सेम केस लग रहा है। एटम अकेला नहीं रह सकता क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो जब वो ग्रुप में रहेगा तो उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो स्टेबिलिटी एक्चुअली कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई परेशानी? अब ये केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग होती है आपके सामने चार अलग अलग टाइप की। पहली होती है आपकी आयोनिक बॉन्डिंग। फर्स्ट इज योर आयोनिक बॉन्डिंग, सेकेंड इज योर कोवेलेंट बॉन्डिंग, थर्ड इज योर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड फोर्थ इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब हम लोग एक एक करके इस चैप्टर के अंदर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइस, जो सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो है लुईस एंड कॉसेल अप्रोच। लुईस एंड कॉसेल अप्रोच। तो बेसिकली ये जो लुईस एंड कॉसेल है, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम हमें यह बताया कि क्यों दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर रहते हैं। तो लुईस एंड कॉसेल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाउंडेशन रखा केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो लुईस एंड कॉसेल 1916 के अंदर लुईस एंड कॉसेल ने सक्सेसफुली केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर अपना पहला एक्सप्लेनेशन या अपनी पहली थ्योरी प्रपोज करी। एक्चुअली लुईस एंड कॉसेल की जो अप्रोच थी वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस के ऊपर बेस्ड थी। इसका मतलब क्या है? लुईस एंड कॉसेल ने ऑब्जर्व किया, देखो मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना। लुईस एंड कॉसेल ने ऑब्जर्व किया कि इस दुनिया में जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, इस दुनिया में जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इन्होंने ये पाया कि इनके वैलेंस शेल के अंदर, यानी इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को बताने की कोशिश करूं तो यहां पर आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल नियॉन का। आप यहां पर एग्जांपल ले लीजिए फॉर एग्जांपल नियॉन का। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग सब जानते हैं नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो इसके 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2p ऑर्बिटल के अंदर आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तब आप देखो कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, इसके अंदर यू आर गेटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यह है कि लुईस एंड कॉसेल को समझ में आ गया कि इस दुनिया में जितनी भी नोबल गैसेस है, भले ही वो हीलियम को छोड़ दो, तो हीलियम का भी क्या केस है भाई? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हीलियम का जो सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरा है। मतलब नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट ये है कि दे ऑल हैव अ फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल। इनका जो वैलेंस शेल होता है वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। और यहां से कॉसेल एंड लुईस को समझ में आया कि इस दुनिया में जो पूरी झंझट चल रही है एटम्स के बीच में, वो केवल इस चीज की तरफ चल रही है दैट दे वांट टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल
ऑफ ईच एटम टू अचीव द स्टेबिलिटी। यानी इस दुनिया में जिस भी एटम का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है, जैसे कि आपकी नोबल गैसेस। अब अगर आपके किसी एटम के पास में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसे भी करके ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेंगे, और यही करने के लिए वो दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाने लग जाते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख सकते हैं, दैट देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंप्लीट, so therefore in order to complete the 8 electrons in their valence shell, atoms tries to make bond with the other atoms and eventually forms the covalent bond and eventually they form the covalent bond। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बहुत इजी है। अब हम एक एक करके लुईस एंड कॉसेल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, दैट जो लुईस एंड कॉसेल है बेसिकली इन दोनों ने ये बात क्या करी थी, जिसको बोलना चाहिए सेपरेटली काम किया था, इंडिविजुअल। लुईस एंड कॉसेल इन 1916 they worked इंडिविजुअली। यानी बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि लुईस एंड कॉसेल का नाम साथ साथ में तो दोनों साथ साथ में रह के काम करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साथ साथ में रह के काम नहीं करते थे। तो अब यहां पर अपन बात करते हैं लुईस के कॉन्सेप्ट की। तो गाइस लुईस का कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। लुईस ने एक सीधी सी बात बोली। लुईस ने बोला कि जस्ट इमेजिन an atom, just imagine an atom। इस एटम के पास में दो चीजें होती हैं। क्या होती है? पहली चीज को इसने नाम दिया कर्नल और दूसरी चीज को इसने नाम दिया आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे सर कर्नल का मतलब क्या है, ये वो आर्मी वाले कर्नल है क्या? नहीं, लुईस के हिसाब से कर्नल का मतलब होता है वो जो कि आपके न्यूक्लियस और आपके सारे के सारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मतलब आपके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? अच्छा, कर्नल को आप लोग जिसको बोलना चाहिए रिप्रेजेंट करोगे, कर्नल इज रिप्रेजेंटेड by the symbol of element only, by the symbol of element only। लुईस ने ये बोला। अब लुईस ने बोला कि जस्ट लाइक नोबल गैसेस, हर एटम दुनिया में चाहता है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करे, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आए। अब ऐसा करने के लिए एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो यहां पर लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, दैट एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल either by donating, either by accepting, donating, accepting, or by the sharing of electron। ये 3 काम करके दुनिया का हर एटम ये करने की कोशिश करता है। यहां पर लुईस ने बोला कि मान लीजिए अगर मेरे पास में यहां पर कैल्शियम का एटम है, तो उसने बोला कैल्शियम का यहां पर मैंने बना दिया कर्नल, दिस इज द कर्नल ऑफ कैल्शियम। फिर उसने बोला कि इस कर्नल के आसपास इमेजिन करो आपके पास में क्यूब है,
इस कर्नल के आसपास आप इमेजिन करो कि आपके पास में क्या है, एक क्यूब है, ये लाइन इससे जोड़ी, ये लाइन इससे जोड़ी, ये लाइन से जोड़ी, ये लाइन इससे जोड़ी। अब ये कर्नल के आसपास जो क्यूब है, इस क्यूब की 8 एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इसकी एजेस है। अब यहां पर क्या है, यहां पर 1 2 सॉरी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जस्ट लाइक नोबल गैसेस। लेकिन अभी राइट नाउ हाल फिलहाल में आपका जो कैल्शियम है, अगर आप कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे 20, तो कैल्शियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 4s के अंदर इसके केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि इसका जो 4p है उसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि यहां पर आपको केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। लेट से 1 इलेक्ट्रॉन यहां नजर आएगा और लेट से 1 इलेक्ट्रॉन यहां नजर आएगा। बाकी इसका ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो सब एम्प्टी रहेंगे। तो अब यहां पर कैल्शियम क्या कोशिश करेगा, कैल्शियम कोशिश करेगा कि मैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दूं। अगर मैं मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ देता हूं, उड़ा देता हूं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अब मेरा वैलेंस शेल बन जाएगा 3s2 3p6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट है, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो ल्यूविस ने क्या करा, ल्यूविस सजेस्टेड दैट atoms have 8 corners like a cube and on these 8 corners 8 electrons are present, 8 electrons are present। क्या ये बात समझ में आई? and if not then the atom will try to make it 8। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका जो एटम है वो पूरी कोशिश करेगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आने की, फिर भले ही उसको अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़े, लेने पड़े या किसी के साथ में शेयर करने पड़े। क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? अब इस चीज को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए लुईस ने लॉन्च करे अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और वी कैन से ल्यूविस सिंबल। अब देखो, क्योंकि जैसे मैंने यहां पर कैल्शियम बनाया, फिर एक क्यूब बनाया, फिर उसके आसपास डॉट लगाए, तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस थी, थोड़ी मुश्किल प्रोसेस थी, इसलिए लुईस ने लुईस सिंबल या डॉट स्ट्रक्चर बनाया। लुईस ने क्या कहा कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आप उसे लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लुईस स्ट्रक्चर इज अ वेरी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल, इनफैक्ट नॉट ओनली मॉलिक्यूल्स बट ऑल्सो फॉर द एटम्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल, दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल और दुनिया के किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये पता लगाने के लिए लुईस आपके सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू शो हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड अराउंड द इंडिविजुअल एटम। ये आपको ये बताता है कि एक एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है। इलेक्ट्रॉन्स को इसने डॉट से और 2 एटम के बीच की बॉन्डिंग को इन्होंने लाइन से डिनोट किया है। मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में है पोटेशियम, तो पोटेशियम के ऊपर एक डॉट का मतलब है कि पोटेंशियल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं बनाऊं CH4, तो यहां पर ये दोनों कार्बन के बीच में, ये दोनों कार्बन के बीच में, ये दोनों कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, आई वुड से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में,
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, अ बॉन्ड। तो इन्होंने इस बॉन्ड को लाइन से शो करने के लिए कहा कि अगर किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को आप लोग कहां से शो करेंगे, वो बॉन्ड को आप लोग शो करेंगे लाइन से। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सबसे पहले लुईस के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि लुईस के स्ट्रक्चर्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आ गया लिथियम, यहां पर आ गया अपना हीलियम, फिर आ गया यहां पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब हम सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, मतलब हाइड्रोजन का पास में एक ही शेल है और उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर में एक डॉट बनाऊंगा। नाउ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1, यानी ये इसका वैलेंस शेल है, तो लिथियम के भी वैलेंस शेल पे मैं एक इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। वैसे बेरिलियम के वैलेंस शेल पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, तो बोरॉन पर 3, तो कार्बन पर 4, तो नियॉन नाइट्रोजन पर 5, ऑक्सीजन पर 6 और फ्लोरीन पर 7। वैसे हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन भर दूंगा और नियॉन के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, एक बार जरा ध्यान से देख लो। चलो तो अब आगे चलते हैं और कोसेल के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक्चुअली लुईस एंड कोसेल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन आप देखो लुईस ने एक जनरल बात बोली कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर किया जा सकता है, लेकिन कोसेल का कॉन्सेप्ट अलग था। कोसेल ने बोला कि देखो पीरियोडिक टेबल में ये है हमारी नोबल गैसेस। अब अगर इस नोबल गैसेस के राइट साइड अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मेटल्स मिलेंगे और इस तरफ आप देखोगे तो यहां पर आपको नॉन मेटल्स दिखाई देंगे। कोसेल ने बोला कि यहां पर जो मेटल्स होते हैं दे आर रेडी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये दोनों ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ताकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं सोडियम की, तो आप सभी लोग जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। वहीं पर अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो यहां पर ये सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। अब कुछ भी सोडियम दम लगा ले अपने अगवाड़े का, अपने पिछवाड़े का, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर नहीं आ सकता। तो सोडियम सोचता अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को भगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये मेरा वैलेंस शेल नया वैलेंस शेल बन जाएगा और इसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, तो बन गया मैं स्टेबल, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। लेकिन क्लोरीन बोलता है कि मेरे तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मेरे को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैं मेरा कहीं का भी जोर लगाऊं मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएगा। तो ये वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बन जाएगा नोबल गैस। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अब इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहां पर ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा Cl नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6
3s2 एंड 3p6 हो जाएगा। ये लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी पूरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी पूरा। तो इस तरीके से लुईस के बाद में कोसेल ने बताया कि हर कोई ये चाहता है कि वो इन नोबल गैस की तरह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला इसने। कोसेल ने बोला सोडियम हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, क्लोरीन हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये तब होगा जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो यहां पर लुईस ने बोला कि अब ये जो तुम्हारा Na पॉजिटिव है, इसके सामने जब Cl नेगेटिव आएगा तो ये बना लेंगे NaCl, और यहां पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, और इस केटायन को और इस एनायन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करके रख रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, और वी कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज आपको समझ में आई? एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कोसेल। क्या ये चीज क्लियर हुई? एंड इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर अल्टीमेटली हमारे सामने बना हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि दुनिया का हर एटम, किसी भी एलिमेंट का हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कहां के? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। कब करेगा? जब वो फॉर्मेशन करेगा एक मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करेगा? स्टेबिलिटी पाने के लिए। और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा और शेयर करेगा। कैसे करेगा? किस हिसाब से करेगा? ये उस हिसाब से करेगा कि इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं इसके वैलेंस शेल के अंदर। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं वैलेंस शेल के अंदर। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर बताना चाहूंगा, बट दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो अभी हम इन एग्जाम्पल्स को अवॉइड करेंगे, अभी हम इन एग्जाम्पल्स को यहां पर पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे, और इसको मैं कर दूंगा यहां पर रब, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस दीज पॉइंट्स हियर। अभी इनके अंदर प्रॉब्लम है, तो वो अपन यहां डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ, लेकिन एक एग्जांपल जरूर मैं आपको यहां पर डिस्कस करा सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में क्लोरीन है। भाई क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके सामने एक और क्लोरीन आ जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। इससे अब ये वाले क्लोरीन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बिकॉज ऑफ शेयरिंग, और ये वाले क्लोरीन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बिकॉज ऑफ शेयरिंग। तो अब यहां पर क्योंकि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया है, इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो नाउ इस क्लोरीन के पास में भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एंड इसके पास में भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है ऑक्टेट रूल। क्या इसके अंदर कोई परेशानी? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात, आगे बढ़े चलिए। तो 1916 में लुईस एंड कोसेल ने ये कॉन्सेप्ट देने के बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैंगम्यूर। क्या नाम है रे इसका? लैंगम्यूर, निमुआ कमुआ, लैंगम्यूर। 1919 में, 3 साल बाद, लैंगम्यूर ने बेसिकली रिफाइन किया लुईस के कॉन्सेप्ट को। He basically refined the Lewis concept of sharing the electron and cube around the kernel। मतलब याद करो, लुईस ने अभी हमको बोला था ना ये कि जो तुम्हारा कर्नल होता है, ये तुम्हारा कर्नल है, दिस इज योर कर्नल, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, जिसको उसने क्यूब की तरह हमको इमेजिन करवाया था।
और कहा था ये क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, वैसे ही 8 जगह पर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो लुईस के कॉन्सेप्ट को लैंगमुयर ने थोड़ा सा रिफाइन करा और हमारे सामने प्रपोज करा कोवेलेंट बॉन्ड। लुईस के कॉन्सेप्ट को रिफाइन करते हुए लैंगमुयर ने बोला कि गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर लुईस का ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट था ना, लुईस का कहना था कि ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज ओनली बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम, इट इज ओनली बिटवीन द सेम टाइप ऑफ एटम। यानी लुईस का कहना था कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वो सेम टाइप के एटम्स के बीच में होगी। जैसे मैंने आपको ये यहां पर करके बताई, यहां पर हमने क्लोरीन के बीच में ये करके देखा, तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो गया और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर लैंगमुयर ने बोला कि लुईस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें उसने कहा कि केवल सेम टाइप के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, ऐसा नहीं है। तो यहां पर उन्होंने बोला दैट ही सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ओनली बी शेयर्ड between atoms of same types, between atoms of same type, but also between atoms of different types। एटम ऑफ सेम टाइप नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में भी यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है। एंड द force of attraction which held together these atoms, the force of attraction that held together these atoms after the mutual sharing of electron is called as कोवेलेंट बॉन्ड। इसे नाम दिया गया कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब दो एटम्स सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के, यहां पर लैंगमुयर ने उस चीज को थोड़ा वाइड कर दिया, लैंगमुयर ने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा वाइड कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया कि केवल सेम टाइप के नहीं बल्कि अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में भी अगर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो हम उसे नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? अब अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं एक बार वापस से एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, लेट्स से फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला फ्लोरीन बोलेगा पास वाले फ्लोरीन को कि बाय मेरे साथ में शेयरिंग कर ले बाय। ये बोलेगा ठीक है बाय कर ले, मेरा भी भला हो जाएगा बाय, तेरा भी भला हो जाएगा बाय। तो ये दोनों बाय मिलके शेयरिंग कर लेते हैं बाय, और इनके बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है ये कहलाता है तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? सिमिलरली जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन। तब आप देखो हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन के पास में केवल 1s ऑर्बिटल होता है और 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक तो है, एक और चाहिए, तो हाइड्रोजन कर लेता है इसके साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये देखो, तो ये वाला क्लोरीन भी कर लेता है इसके साथ में इलेक्ट्रॉन की। और अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है वो बन जाता है आपका कोवेलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर लैंगमुयर ने यही बताया लुईस को कि तू कहता है सेम एटम में, बट यहां पर डिफरेंट एटम में भी हो सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई परेशानी? कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आया। इसको लुईस लैंगमुयर थ्योरी भी बोला जाता है। लुईस, ये लगने लग जाता है, मेरा एल एच की तरह दिखने लग जाता है कभी कभी, आई एम सॉरी। दिस कॉल्ड एज लुईस लैंगमुयर निमुआ कॉन्सेप्ट, लुईस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? एक बार जरा ध्यान से देख लो, ठीक है, कोई परेशानी? अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात तुमको मैं और बताता हूं, देखो समझना। मान लो हमारे पास में ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ये बात सबको पता है। फिर एक हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, इसके हाइड्रोजन से इसने, इसके हाइड्रोजन से इसने बॉन्डिंग कर ली। अब आप देखो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और अब आप देखो इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहां पर एक बात समझना कि वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने अभी अभी बॉन्डिंग करी है, इसने और इसने, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है टेक्निकली, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है टेक्निकली, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इनके बीच में शेयरिंग हुई। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को बोला जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से बॉन्ड बनता है। लेकिन आप देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन को ही बिलोंग कर रहा है, यानी इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन केवल इस ऑक्सीजन के हैं, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नाम दिया जाता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नाम दिया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहीं पर हेडिंग डालेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही हम लोग यहां पर सीखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? पहला टाइप इज योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड तीसरा ट्रिपल 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 कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपके पास में टोटल 3 तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो जब एक बॉन्ड बने, जब एक बॉन्ड बने जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, when 2 electrons are shared between 2 atoms, जैसे कि आपका वाटर, वाटर भी इसका एक एग्जाम्पल है, वाटर भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में सेकंड आता है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 electrons are shared, 4 electrons are shared between
2 एटम्स, जिसका मैं बहुत बड़ी एग्जांपल आपको बताता हूं, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन्स और इसके एक इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो जाए, और इसका ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो जाए, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड, दिस इज योर डबल बॉन्ड। आ रही है बात समझ में? तो इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके बाद में अगर हम यहां पर बात करें हमारे तीसरे बॉन्ड की, तो दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा, व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, बिटवीन 2 एटम्स। तो देखो अब यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, और फिर इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर शेयर हो गया। तो यहां पर यू आर ऑब्जर्विंग कि दोनों के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गए आपके सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मेरे प्यारे बच्चों, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसमें कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्या क्या कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नाम दे देता हूं, जिसकी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मुझे H2S का बॉन्ड बनाकर बताइएगा, आप मुझे मीथेन के बॉन्ड बनाकर बताइएगा, आप मुझे C2H4 का बना के बताइएगा, आप मुझे C2H2 का बनाकर बताइएगा, आप मुझे HCN का बनाकर बताइएगा, आप मुझे CH3OH का बनाकर बताइएगा, आप मुझे NH3 का बनाकर बताइएगा। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑल दिस इज फॉर प्रैक्टिस, जो आपको आराम से प्रैक्टिस करनी है, कोई टेंशन नहीं है। आप प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर में मेरे पास तो नोट्स बने हुए रहेंगे, मैं पीछे स्लाइड बैक करूंगा और आपको बता दूंगा। अब आगे चलते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि ये क्वेश्चंस करने में आपकी गारंटी मदद करेगा। दैट इज लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। यानी लुईस ने केवल आप लोगों को ऐसे एटम्स को रिप्रेजेंट करना नहीं बताया, उन्होंने आपको यह बताया कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट दी सिंपल मॉलिक्यूल्स एज वेल। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल दिए। तो यहां पर अगर आप किसी सिंपल मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो, तो यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, you have to find the total number of electrons that can be present in the valence shell, that can be present in the valence shell of all the atoms which are present in a molecule, which are present in a molecule। देखो इसको हम बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे T से। स्टेप नंबर 2 देखो, अभी लिखते चलो, जैसे एग्जाम्पल आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, फाइंड द एक्चुअली प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of all the atoms which are present। इसको डिनोट करेंगे हम लोग V से, V फॉर वैलेंसी। फिर स्टेप नंबर 3 में
हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे S से। अब यहां पर S निकालने का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो S इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद होने चाहिए थे माइनस जो मौजूद हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद में अपन चलेंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ। पता नहीं क्या उर्दू भाषा में लिख गया ये। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द अनशेयर्ड फॉर्म। फाइंड द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिनोटेड बाय U। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो U इज इक्वल टू V माइनस एस। U इज इक्वल टू V माइनस एस। ठीक है, ये हो गया आपके सारे फॉर्मूले, मतलब ये हो गई आपकी टेक्निक। ये आपको 4 फॉर्मूले लगाने। नाउ स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या करना है? जस्ट ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला, यानी जो अनबैलेंस्ड फॉर्मूला है, एंड मेंशन ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। पहले तो आप ये सारे पॉइंट्स देख लो, कोई चिंता मत करो, कुछ सोचो मत कि क्या है क्या नहीं है, समझ में सब आएगा। 2 मिनट का समय लगेगा लेकिन सब समझ में आ जाएगा। और क्या समझ में आएगा, मतलब एकदम तुमको मजा आ जाएगा, बोलोगे एकदम टेरिफिक, रफीक, रापचिक। ठीक है, चलो आओ अब अपन एक काम करते हैं। ऑन दिस बेसिस हम लोग यहां पर फॉर्मूला बनाते हैं। किसका बनाए यार, किसका बनाए? मैं कुछ देखूं मैं किसका बनवा सकता हूं। ब्रुम 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 ब्रुम। कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाते हैं। इजी से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, इतना क्या स्टेप नंबर 1? टी निकालो सबसे पहले। टी फॉर टी, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं। टी फॉर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? दया दया एक बात बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? है नहीं, कितने हो सकते हैं सर? ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में मौजूद कितने हैं सर? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 10। तो होने चाहिए थे 16, होने चाहिए थे 16। अगर 16 होते तो कार्बन भी स्टेबल होता, ऑक्सीजन भी स्टेबल होता, दोनों को जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कार्बन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 6, इसलिए दोनों को जुड़ना पड़ा। तो आज की तारीख में इन दोनों को भी मिला लूं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जरूरत है 16 की। अब ये दोनों कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ला तो सकते नहीं, जो भी करना है शेयरिंग से करना है। तब हमको ये समझना पड़ेगा, चाहिए 16 है 10, तो इन 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन को हमको शेयर करना पड़ेगा। तो हम शेयरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, T - V। T is 16, V is 10, तो यहां पर वैल्यू आ गई 6। तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई तो बताओ अनशेयर्ड कितने बचे? बताओ अनशेयर्ड कितने बचे? आप बोलेंगे V - S। मौजूद वैलेंस शेल में 10 है और शेयर्ड है 6, तो वैल्यू बची 4। अब ये जो 2 वैल्यू आई 6 और 4, इसकी बेसिस पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखो, आपने लिखा कार्बन, आपने लिखा ऑक्सीजन। अब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, तो एक इसको दे दो, 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 एक इसको दे दो। बराबरी से तीनों में 6-6 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, मतलब इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे अनशेयर्ड हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड को क्या करेंगे? देखो,
अब यहां पर ध्यान रखना, दोनों को बराबरी से बांटना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी के साथ धोखा हो जाए, तो मेरे को मजबूरी में इसको भी 2 और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब जब आप ऑक्टेट चेक करोगे, अब जब आप यहां पर ऑक्टेट चेक करोगे, आप यहां पर देखोगे कि देखो कार्बन के भी बल्ले बल्ले पुर हो गई, और देखो ये ऑक्सीजन की भी बल्ले बल्ले पुर हो गई, दोनों के पास में 8-8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो टेक्निकली देखा जाए तो ये फॉर्मूला वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टेक्निकली इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो सर ये तीसरा वाला बॉन्ड कैसे आ गया? तो लेटर ऑन केमिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ में एक और बॉन्ड होता है जिसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नाउ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें एक एटम जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को उस एटम के साथ में शेयर कर देता है जिसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन म्यूचुअल वाली नहीं हो रही है कि एक तेरी एक मेरी, ये वो वाली नहीं हो रही है। इसमें दोनों मेरे तेरा कुछ नहीं है। कोवेलेंट में तो एक तेरा एक मेरा शेयर, लेकिन यहां पर 2 मेरे तेरा कुछ नहीं, उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को इस एरो से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखो इस कार्बन के पास में 1, 2, 3 और 4 खुद के इलेक्ट्रॉन थे, ये 5वां और 6ठा उसने ऑक्सीजन से शेयर कर लिया। अब जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अपने पास में लोगों को दिखाएगा कि मैंने शेयर कर लिया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के, लेकिन शेयरिंग में कार्बन के पास भी चलेगा, इसलिए कार्बन भी बोल रहा है कि ये मेरे हैं। इन ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो ही गया है, जिसमें उसके पास में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 5वां 6ठा इलेक्ट्रॉन भी खुद का, बस ये और ये शेयरिंग के। तो टेक्निकली जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को नहीं बताता। तो यहां पर अपन स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लेते हैं, दैट लुईस रिप्रेजेंटेशन डू नॉट शो or give any information about coordination bond। यहां पर जो बच्चा चाहे स्टार बनाकर लिख ले कोवेलेंट बॉन्ड के बाद में एक और बॉन्ड के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जिक्र चला है तो यहीं लिख लो, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में इसके बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है, उसके अंदर हम इससे कंपाउंड जरूर पढ़ते हैं, लेकिन उसका नॉलेज हम यही ले लेते हैं और छोटा मोटा नॉलेज ही लेना, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, when an electron pair is shared between two atoms where one atom have both the electrons but the other lacks electron, therefore one atom is electron pair donor while the other one is इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। तो आपका लुईस रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताता, बट फिर भी आप देखो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर दे दिया है। अगर आप इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी एक जनरल बॉन्ड मान लोगे तो आपको यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में 1, 2 और 3 बॉन्ड दिखेंगे, एक लोन पेयर इसका दिखेगा, एक लोन पेयर इसका दिखेगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज सपोज टू बी वेरी करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। मान लीजिए
मेरे को बनाना है H2SO4। H2SO4 का T कितना होगा जरा देखो। एक हाइड्रोजन के पास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहां पर इस मॉलिक्यूल में आपके पास में एक नहीं बल्कि दो दो हाइड्रोजन के एटम है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 8 हो सकते हैं, और ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 8 हो सकते हैं। तो 8, लेकिन ऑक्सीजन के एटम हमारे पास में 4 है। तो 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4, 5 8 4 ज़ा 32 एंड 8 40। तो 40 प्लस 4 इज बिकम इक्वल टू 44। अब निकालते हैं V। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के एटम 2 है, एक सल्फर के पास में 6 होता है, ऑक्सीजन के पास में भी 6 होता है, ऑक्सीजन के एटम है 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2, 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 30 यानी इट इज इक्वल टू 32। तो यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन सबका ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 44, पर अवेलेबल 32 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मारनी पड़ेगी? T माइनस वी, 44 माइनस 32, यानी कि हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर शेयरिंग करनी पड़ेगी। 32 में से 12 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, तो फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? V माइनस एस, यानी 32 माइनस 12, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अनशेयर्ड रहेंगे। अब यहां पर आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन द कॉर्नर बिकॉज दे शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये कभी बीच में नहीं आएंगे। दूसरे एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखो कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इट शुड ऑलवेज बी केप्ट एट द सेंटर, शुड बी इन सेंटर, वो हमेशा सेंटर में होगा। तो देखो, अगर तुम्हारे पास में यहां पर सल्फर आ जाए, सल्फर बीच में आ गया, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 4, घेर दो 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एंड एज पर मृत्युंजय सर का रूल, हाइड्रोजन तो हमेशा कॉर्नर में आएगा, मतलब और कॉर्नर में, तो मैं ये 2 ऑक्सीजन के कोने में हाइड्रोजन लगा देता हूं। अब 12 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, ध्यान रखना सबको बराबरी से इलेक्ट्रॉन देना, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे वाह सर, सबको एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और सबके बीच में शेयरिंग हो गई, हो गए 12 इलेक्ट्रॉन शेयर। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 20 है। अब ये 20 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बांटना शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूं कि ये मेरे सल्फर का ऑक्टेट जो है ये पूरा हो गया है। मेरे सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया है, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया है। अब केवल ये 4 ऑक्सीजन ही बचे हैं जिनके बीच में मैं ये 20 इलेक्ट्रॉन बांट सकता हूं। चलो शुरू करते हैं। किसी के पास भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्योंकि अब इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया था, इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया था, इसलिए मैंने आखिरी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन 2 इसको और 2 इसको दे दिए ताकि इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। देखो 2 2 4 2 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए सबके ऑक्टेट। ये बन गया तुम्हारा H2SO4 का स्ट्रक्चर।
आया कॉन्सेप्ट समझ में? इसी के साथ आप आयोनिक कंपाउंड्स के भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यहां पर नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास में CO3 डाई नेगेटिव, अब इसका आप कैसे बनाओगे? तो देखो आप यहां पर इसका T निकालो, भाई कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑक्सीजन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ऑक्सीजन के एटम है 3, तो 8 + 8 3 = 24, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अवेलेबल कितने? ऑक्सीजन के, कार्बन के पास में 4, ऑक्सीजन के पास में 6, ऑक्सीजन के एटम 3, और ये -2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो मुझे ये 2 भी ऐड करना पड़ेगा, मुझे ये 2 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन CO3 डाई नेगेटिव के पास में क्यूमुलेटिव तरीके से हैं, वो कहीं से खींच लाया है। तो 6 3 = 18, 19 20 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हैं। तो शेयरिंग कितनी करनी पड़ेगी? T - V, यानी 32 - 24, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? V - S, यानी 24 - 8, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में अनशेयर्ड पड़े रहेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सर कार्बन बीच में रहेगा क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर सर 3 ऑक्सीजन को मैं बराबरी के एंगल पे रख देता हूं। अब सर 8 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, कैसे बांटेंगे? 1 2 3 4 5 6, सर ये तो 6 ही बटे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने तीनों एटम को बराबरी से इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब तुम्हारी इच्छा कि आखिरी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दोगे। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको दे दूं, मैंने इसको दे दिया, यह आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसको दे दो, आप चाहो तो इसको दे दो, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर कोई बच्चा इसको डबल बॉन्ड कर देगा, इसको सिंगल कर देगा, मेरे को चलेगा। कोई इसको डबल कर देगा और इन दोनों को सिंगल करेगा और इसको डबल कर देगा, मेरे को वो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो 8 इलेक्ट्रॉन अब हमारे शेयर्ड हो गए। अब बचे हुए बात करते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमारे पास में 16। शुरू करें। अच्छा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। 16 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहां पर इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है, तो मैं इसको नहीं दूंगा। 15 16 बढ़ गए सर, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, सब में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो ये आपका CO3 का स्ट्रक्चर हो गया। और अब इसके ऊपर आप -2 लिख दो, क्योंकि -2 यहां पर भी है। आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? ये सर ना, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप जितने की चाहो अब आप उतने की प्रैक्टिस कर सकते हो, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कई बार नीट वाले इसको कंफ्यूज कर देते हैं, हमको नाम देके डेटिव बॉन्ड। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? पक्का। अच्छा, ये जो संपूर्ण बैच हमारा चल रहा है ग्रेविटी सर्कल ऐप पे या हमारी वेबसाइट पर, इसके अंदर भी ये सारी चीजें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। वहां पर प्लस पॉइंट क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो मेरे से लाइव क्वेरी पूछ लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने अभी आपको ये सब होमवर्क में दिए, अब अगर नहीं बन पाए तो आप लोग को पूछने में तकलीफ होती है, लेकिन हमारे संपूर्ण बैच में वो लोग पूछ लेते हैं। अच्छा, ये हम नीट लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐप के ऊपर हम प्रॉपर फोकस कर रहे हैं बोर्ड्स पर। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो चाहते हैं कि यार सर नीट लेवल का नहीं, हमको अभी राइट नाउ बोर्ड लेवल का पढ़ना है, हमको उसके ऊपर नहीं जाना है, तो आप कोई टेंशन नहीं है, आप संपूर्ण या संकल्प बैच ज्वाइन कर लो, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब गाइस आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्जेस। चलो तो अब फॉर्मल चार्जेस को फटाफट डिस्कस करते हैं ताकि हमारा पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाए। तो फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं? देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कोई अपने पास में मॉलिक्यूल होता है ना,
तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इन द मॉलिक्यूल्स एटम्स डू नॉट possess any charge. In ions also, in ions the charge is not present, the charge is not present on any atom, but cumulatively on the entire ion. यानी अगर आपके पास में कोई आयन भी है, जैसे कि अगर आपके पास में मान लीजिए SO4 डाई नेगेटिव है, तो ये जो डाई नेगेटिव चार्ज है ये सल्फर या ऑक्सीजन पर इंडिविजुअली नहीं है, ये आपके SO4 के ऊपर इंटायरली इसके ऊपर ये चार्ज है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपको ये चीज क्लियर है? एंड अगर आपके पास में लाइक C2H4 नाम का मॉलिक्यूल है, तो इसमें ना तो कार्बन ना तो हाइड्रोजन पर कोई चार्ज है। क्लियर हो गया? तो टेक्निकली आपके आयन्स या मॉलिक्यूल के ऊपर वैसे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको चूल मचती है, और हमारी चूल की वजह से हम क्या करते हैं, इन एटम्स को एक फॉर्मल चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। देखो नाम में फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, इसका एक्चुअल में या रियलिटी में किसी एटम के ऊपर एग्जिस्ट करना इज नॉट पॉसिबल। यानी इस दुनिया में फॉर्मल चार्जेस रियल में नहीं होते, ये हम उसको टेक्निकली प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन्ड टू दैट एटम इन द ल्यूविस स्ट्रक्चर। यानी कि एक एटम जो अभी मॉलिक्यूल में चला गया है, अगर वो एटम अपने आइसोलेटेड यानी इंडिविजुअल फॉर्म में होता, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, माइनस जब उसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक मॉलिक्यूल बनाया, उस मॉलिक्यूल में उसके पास में कितने शेयर्ड और कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका डिफरेंस। समझ रहे हो? मतलब कि फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है एक लड़का जो शादी के पहले कैसा था माइनस शादी के बाद कैसा हो गया, एक लड़की जो शादी के पहले कैसी थी शादी के बाद कैसे हो गई, अपने मायके में कैसी रहती थी अपने ससुराल में कैसी रहती है, ये डिफरेंस है। मतलब एक मॉलिक्यूल का वो एटम जिस पर आप फॉर्मल चार्ज लगाना चाह रहे हो, वो अपने आइसोलेटेड फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता था, और अब जब वो मॉलिक्यूल बन गया है, आपने लुईस रिप्रेजेंटेशन की मदद से, ये वाले मेथड की मदद से, आपने इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन मेथड्स की मदद से आपने उसको कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने आपने उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। इन दो चीजों का डिफरेंस इज योर फॉर्मल चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है V माइनस V मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कब, जब वो अपने आइसोलेटेड फॉर्म में था, माइनस N का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, यानी लोन पेयर कितने, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा। यानी आप इसको अपनी भाषा में बोल सकते हो, N का मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, V मतलब कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं हो सकते नहीं हैं V, और B-2 की जगह आप इसको एक काम करो S-2 कर दो। एक काम करो, इस फॉर्मूले को अपनी उस भाषा में लिखो जिस भाषा में हमने अभी लुईस का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। यहां पर N की जगह अपन सब चेंज कर देते हैं, हम यहां पर N की जगह लिख देते हैं U नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस S मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयर्ड है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह N
अनबॉन्डिंग की जगह U एंड शेयर्ड की जगह S, N की जगह इसको V कर दो, को V ही रहने दो। फॉर्मूला समझ में आया? V माइनस U माइनस S बाई 2। आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो तुम्हारे पास में ओजोन है। अब सबसे पहले इस ओजोन का लुईस रिप्रेजेंटेशन से, फॉर्मूला से आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसके पास में T यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास में होने चाहिए, एक ऑक्सीजन के पास 8 होने चाहिए, 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 24। वैलेंस में अवेलेबल कितने हैं? एक ऑक्सीजन के पास में रियलिटी में तो 6 ही होता है, और 3 ऑक्सीजन है तो 18 अवेलेबल है। तो शेयरिंग कितनी करनी पड़ेगी? T माइनस वी यानी कि 24 माइनस 18 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी। एंड अनशेयर्ड विल रिमेन V माइनस S यानी V में 18 इलेक्ट्रॉन है, 6 यानी कि 12 यहां पर अनशेयर्ड रहेंगे। बनाओ जरा इसका स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन पहले शेयर करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। देखो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब 12 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6। अब ये करते ही मैं देख रहा हूं कि ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब अब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन और बचे, 7 8 9 10। ये करते ही इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। सो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, 11 12। क्लियर? ये आपका लुईस रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप यहां पर एक काम करो, इस ऑक्सीजन एटम को नाम दे दो 1, इस ऑक्सीजन एटम को नाम दे दो 2 और इस ऑक्सीजन एटम को नाम दे दो 3। अब अपन तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। QF निकालते हैं अपन सबसे पहले एटम नंबर 1 का, यानी फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं एटम नंबर 1 का। तो इसका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया V माइनस U माइनस S बाई 2। तो मुझे बताओ इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनशेयर्ड कितने दिख रहे हैं? अनशेयर्ड मेरे को केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। शेयर्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड दिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 3 6, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 एंड माइनस 3, माइनस 5। तो 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो इसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज। तो योर दिस ऑक्सीजन एटम हैव अ +1 फॉर्मल चार्ज। चलिए सेकेंड वाले एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सेम फॉर्मूला V माइनस U माइनस S बाई 2। तो इस वाले ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मुझे बताओ शेयर्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड दिख रहे हैं, 6 माइनस 4 माइनस। अनशेयर्ड कितने दिख रहे हैं? अनशेयर्ड भी 4 दिख रहे हैं, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा ओके, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, U इज अनशेयर्ड ना, तो यहां पर अनशेयर्ड 1 2 3 4 दिख रहा है, मैंने 4 लिख दिया। और अब यहां पर शेयर्ड आएगा तो शेयर्ड भी 1 2 3 4, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो 4 बाई 2 यानी कि 2। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। तीसरे की तरफ चलते हैं, थर्ड वाले का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। V माइनस U माइनस S बाई 2। तो यहां पर आप देखो इसके अंदर आपको आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, माइनस आप देखो इसके बाद में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 ही हैं। सो 2 बाय 2 यानी कि 1। तो -6 -1 यानी -7, तो 6 - 7 विल कम आउट टू बी -1। तो यहां वाले के ऊपर जो आपका होगा वो होगा माइनस। क्या ये आपको समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू गाइस कैन गिव द फॉर्मल चार्जेस। और ये फॉर्मल चार्जेस निकालने के बाद में इनका एक्चुअली यूटिलिटी क्या होती है? फॉर्मल चार्जेस आपको सिलेक्ट करने में मदद करते हैं वो स्ट्रक्चर, क्योंकि आप लोग एक बात जान के रखो, एक बात मान के रखो कि फॉर अ कंपाउंड, आप एक बात मान के रखो
दैट फॉर अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के लिए देयर आर मेनी ल्यूविस स्ट्रक्चर पॉसिबल, यानी कि एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर एक कंपाउंड के बन सकते हैं। अभी आपको रेजोनेंस में सिखाऊंगा मैं। तो ऐसी कंडीशन में जब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हम कौन सा यूज करें? तो फॉर्मल चार्जेस हमें मदद करते हैं सिलेक्ट करने में लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन स्पीशीज। यानी जिस स्पीशीज के अंदर फॉर्मल चार्जेस एटम के ऊपर कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि लोअर द फॉर्मल चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे ओजोन में देखो, ये तो 0 है, मतलब मोस्ट स्टेबल, +1 -1 एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी नेट चार्ज 0। तो दिस इज वेरी स्टेबल। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अच्छा, दूसरी बात, द स्ट्रक्चर विच हैज स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज इन इट्स ऑन इट्स एटम विल बी हैविंग द मोस्ट स्टेबिलिटी। तो आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई है। चले आगे बढ़े। फॉर्मल चार्जेस फिर आप है ना किसी पे भी निकाल सकते हो, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास में एक एग्जाम्पल H3PO4 का ले लेता हूं। H3PO4 लाइक आपके पास में, तब आप इसका कैसे निकालोगे फॉर्मल चार्ज? वही इसका T निकाल लो, आपको इसमें फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज निकालना है। तो आपने लिया इसका T, तो आपके पास में एक हाइड्रोजन पर 2 एटम्स, एक हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास में 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 3 जा 6, यानी हाइड्रोजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फॉस्फोरस के पास में 8 होने चाहिए, और एक ऑक्सीजन के पास में 8 होने चाहिए। आपके पास में 4 ऑक्सीजन है, तो 8 4 जा 32, तो 32 8 40 प्लस 6 46। लेकिन होते कितने हैं? वैलेंस शेल में एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के एटम 4 है, तो 6 4 जा 24, तो 24 प्लस 5 29 प्लस 3 32, सो टोटल देर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो शेयरिंग कितनों के बीच में करनी पड़ेगी? E माइनस V, यानी 46 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 32 अवेलेबल है, तो कुल मिलाकर यहां पर अपने पास में 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें शेयर करने पड़ेंगे। तो अनशेयर्ड कितने रह जाएंगे? V माइनस S, 32 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, 14 शेयरिंग में जा चुके हैं, तो 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अनशेयर्ड पड़े हैं। तब यहां पर आप देखो फॉस्फोरस बीइंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में आएगा, 4 ऑक्सीजन इसको ऐसे घेरेंगे, और अब आपकी इच्छा 3 हाइड्रोजन जहां लगाने हैं आप वहां पर लगा दीजिए। आपके जो बचे हुए 3 हाइड्रोजन हैं, आपको जहां लगाने हो आप वहां लगा दीजिए। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है, सब में बांट देता हूं मैं एक एक करके 14 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे वाह, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो बहुत ही अच्छा हुआ। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये 18 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बांटने, लेकिन यार फॉस्फोरस का तो ऑक्टेट पूरा हो गया है, मतलब अब फॉस्फोरस को तो नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन को भी नहीं मिलने चाहिए, उसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ड्यूप्लेट बोलते हैं इसको। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बांटना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो ये आपका H3PO4 बन गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे को फॉस्फोरस के ऊपर का फॉर्मल चार्ज निकाल के बताओ, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ फॉस्फोरस will be V minus U minus S by 2। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस फॉस्फोरस के पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? यार ये भी शेयर्ड, ये भी शेयर्ड, ये भी, सभी शेयर्ड है, तो इसके पास में कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. there are 8 shared electrons. तो ये हो जाएगा 8/2, तो ये कट गया 4, 5 - 4 यानी कि 1. तो यार इसके पास में +1 चार्ज आ रहा है. दिस इज द +1 चार्ज. तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की. देखो बेटा, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा कि जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. ऑल एटम्स आर स्टेबल only when they have 8 electrons in their valence shell. लेकिन आप यहां पर देखो, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में आते हैं. मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है. मतलब इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया, उसके बाद भी ये गरीब स्टेबल नहीं. देखो कैसे, जैसे मान लो बेरिलियम. सर बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसके पास में अगर 2 क्लोरीन आ भी गए तो वो क्लोरीन कुछ इस तरीके से ऑक्टेट बना लेंगे अपना, और ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट बना लेगा. लेकिन भाई साहब इस बोरॉन का क्या, इस बोरॉन का तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ. इसके वैलेंस शेल में तो केवल 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ही नजर आ रहे हैं. तो हो गया ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट येट इट इज वेरी स्टेबल. ऐसा होने के बावजूद येट इट इज स्टेबल, मतलब ये इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ये इस दुनिया में मौजूद है. इसका मतलब ऑक्टेट लॉ के अंदर, ऑक्टेट रूल के अंदर कुछ गड़बड़ी है. दूसरा, आपको सुपर ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स भी दिखते हैं, जैसे कि यहां पर टाइपिंग में एक एरर हो गया. इट इज PCl5, इट इज PCl5. हम काट देते हैं और इसको हम ठीक से लिख देते हैं. तो दिस इज एक्चुअली PCl5 SF6IF7. इनका सुपर ऑक्टेट होता है. कैसे सर? देखो, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक क्लोरीन इधर आया, इलेक्ट्रॉन शेयर. 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 और एक क्लोरीन इधर आया, इलेक्ट्रॉन शेयर. गिनो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जरा गिनो. 10 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं. देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 8 ही होने चाहिए, यहां तो 10 है. तो ऐसे कंपाउंड को सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स बोला जाता है. तीसरा पॉइंट, पूरा का पूरा आपका जो ऑक्टेट रूल है ये नोबल गैसेस को ध्यान में रख के बनाया गया था. लुईस हो या कॉसेल हो, दोनों ने एक बात बोली थी कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस वजह से आपकी नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, और इस वजह से नोबल गैसेस हमेशा एटॉमिक फॉर्म में रहती, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती. लेकिन बाकी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए उनको बॉन्डिंग करने की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है. तो हर एटम कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन लेके, दे के या शेयर करके कि वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले. लेकिन इनके पैरों के नीचे से धरती तब खिसक गई जब जेनॉन, जो कि एक नोबल गैस है, उसके कंपाउंड्स सामने आए. भाई तुम कहते थे कि नोबल गैस स्टेबल है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो कभी भी किसी के साथ में भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, मॉलिक्यूल नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करता. तो फिर इसके एलिमेंट्स के अपने कंपाउंड्स कहां से आ गए? अबे ये क्या है? अबे ये कहां से आ गया बे बुड़बक? अबे ये क्या है बे? अबे सूरमा भोपाली, ओ ये क्या है? ओ ये तो बहुत गलत बात है यार. ओ यार ना 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 ना, ओ यार ये तो बहुत गलत बात है यार, ये तो बहुत ही गलत बात है. आई बात समझ में? अगला पॉइंट,
इन्होंने बड़े चौड़े होके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर समझाया। इनका कहना था या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और लोन पेयर कहलाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही नहीं है, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाले केस में इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर लेते हैं। ऑक्टेट इस ऑक्सीजन का पूरा भी कर देते हैं, लेकिन बेचारे खुद 7 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी कि ये बेचारा अनपेयर्ड रह जाता है। तो लुईस कॉसेल के कॉन्सेप्ट में दूर दूर तक ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई बातचीत ही नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई बातचीत नहीं है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का क्या होता होगा। NO2 को देखो, नाइट्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन आया 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन आया 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड। दोनों ऑक्सीजन की तो बल्ले बल्ले हो गई, दोनों ऑक्सीजन ने तो अपनी बल्ले बल्ले कर ली। देखो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ सेट हो गया, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ सेट हो गया। लेकिन इस नाइट्रोजन का क्या? लेकिन इस नाइट्रोजन का क्या? इस नाइट्रोजन के पास में तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा ही पड़ा हुआ है, अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर कोई बातचीत नहीं करी गई। एंड ये कुछ कारणों की वजह से मेरे प्यारे बच्चों आपकी थ्योरी फेल हो गई। उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने यहां पर नोट्स में नहीं लिखे, बट मेरे को याद आ रहे तो मैं सोच रहा हूं लिखवा दूं। दैट आपकी जो ऑक्टेट थ्योरी है, ये ऑक्टेट थ्योरी डू नॉट टॉक अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब आप यहां पर देखो ये सबके शेप 2D बना रही है, मतलब वाटर भी ऐसा ही है इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा ही है। पर जब आप रियलिटी में देखोगे दोनों के शेप में बहुत फर्क है। इसके हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड भी ऐसा ही है, लेकिन रियलिटी में तीनों के शेप में बहुत फर्क है, तीनों के बॉन्ड एंगल में बहुत फर्क है। ये ना तो शेप के बारे में बताती है, ना तो ये बॉन्ड एंगल के बारे में बताती है। अच्छा, उसके अलावा ये स्टेबिलिटी को प्रूव करने में फ्लॉप हो गई। अगर ये बोलता है कि केवल वो एटम जिसका ऑक्टेट पूरा है वही स्टेबल होंगे, तो आप खुद बताओ ना फिर ये क्यों स्टेबल है, ये क्यों स्टेबल है, ये क्यों स्टेबल है, इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर ये अनस्टेबल होते तो इनको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जैसे एक एटम कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे कभी भी हाइड्रोजन का एटम अकेला नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल मैं उसको बनाऊं या कुछ उस पर उंगली करूं। लेकिन ये सब तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तभी तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। अच्छा, उसके अलावा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एक्सेट्रा पैरामीटर्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। इन पैरामीटर्स को भी ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास फॉर टुडे। हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देखा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम आयोनिक बॉन्डिंग शुरू करेंगे, कुछ इंथैल्पीज वगैरह पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, पोलैरिटी देखेंगे। ये सारे पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हमारा VSEPR स्टार्ट हो जाएगा। VSEPR के बाद VBT आ जाएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब आ जाएंगे। फिर उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगी। फिर हमारी मोटी आ जाएगी, मोटी मतलब है मोटी, बेसिकली मोटी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाएगी और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी मैं मोस्टली 4 लेक्चर्स और लूंगा इसके अंदर एंड आपका ये पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट करा दूंगा। तो आज का लेक्चर
हम लोग यहीं पर करते हैं खत्म। आई होप यू एंजॉयड। अगर आप ग्रेविटी सर्कल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, ऊपर दिया हुआ www.gravitycircle.in पर जाकर एक बार हमारे पेड कोर्सेज, हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमारे हैंड रिटन नोट्स वगैरह जरूर चेकआउट करो। ऐप डाउनलोड करके रखो क्योंकि फ्यूचर में वहां पर बहुत सारी टेस्ट सीरीजेस वगैरह भी आएंगी। एंड बाजीगर सीरीज को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। एंड वीडियो को लाइक किए बिना बंद मत करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।